इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बड़ा हादसा, खदान धंसने से 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल, राहत अभियान कार्य जारी। सड़क न बनने पर यूकेडी करेगी गंगोत्री राजमार्ग जाम। उत्तरकाशी के सड़क विहीन गांवों में यूकेडी का धरना प्रदर्शन। सड़क निर्माण न होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम की दी धमकी। मसूरी गन हिल रोपवे पर टला बड़ा हादसा, मॉक ड्रिल के दौरान अचानक हवा में रुक गई ट्रॉली। घबराए पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रामनगर में जीजीआईसी भूकंप मॉक ड्रिल सफल, रेस्क्यू टीमों ने किया अभ्यास, सभी छात्र सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते शनिवार को एक पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में लगभग 15 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक एक शव बरामद किया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश में तेजी से बचाव अभियान चल रहा है। घटना ऐसे समय में हुई जब मजदूर खदान में काम कर रहे थे और अचानक भारी मलबा उन पर आ गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। दरअसल बीते शनिवार को सोनभद्र में पत्थर की खदान, वर्तमान में 15 मजदूर मलबे में फंस गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को मलबे से हटाने के लिए प्रयास लगातार जारी किया। इस इलाके की पथरीली और दुर्गम संरचना के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियां आ रही है। टीमों का कहना है कि मलबा भारी है और गहराई अधिक होने की वजह से हर कदम सावधानी से उठाना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों से इलाके में भीड़ न लगाने की अपील की है, ताकि राहत कार्य में किसी भी तरह की बाधा न आए। बता दें कि हादसे के बाद प्रभावित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने कहा है कि हर संभव संसाधन और टीमों को मौके पर भेजा गया है, ताकि किसी भी कीमत पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। सर, क्या पता चला अभी तक कितने लोग नीचे हैं, कितने लोग अंदर हैं? कल दोपहर बाद यहाँ सोनभद्र में ओबरा स्थित इस माइन में कुछ पत्थर और मलबा गिरने से मज़दूरों के दबे होने की आशंका है। इसमें तुरंत यहाँ पुलिस और सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आ गई थी। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। सर क्या दिक्कतें किस तरह की सर आ रही हैं? सर क्या दिक्कत आ रही है या सर? नहीं, देखिए, चूँकि बड़े पत्थर हैं, उनको इतने ओपन पिट माइन में नीचे तोड़कर निकालने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पर्याप्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी उपकरण, जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन उपकरणों को साथ लेकर हमारी टीमें जुटी हुई हैं। और चूँकि मलबा ज़्यादा है, इसलिए उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा पानी भी भरा हुआ है, पर शीघ्र ही इसमें इन टीमों द्वारा सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। जानकारी सर, संभावित संख्या का आकलन कुछ हुआ है? इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम निहोर यादव है। ये कौन सी जगह राम निहोर? ये काकी खदान है। बिल्ली मरकुंडी? ये बिल्ली है। अच्छा, क्या घटना हुई है यहाँ, क्या जानकारी है आपको? यहाँ घटना यही है कि हमारा और लोग को नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये पाइप के हिसाब से लोग इसमें दबे हुए हैं। कितनी? 14-15 लोग इसमें दबे हुए हैं। अब जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें कितने लोग बचे हैं, अब घटना पे तो हम नहीं जुटे हैं, लेकिन मेरे भाई 2 लोग का पता नहीं है। क्या नाम उनका? इंद्रजीत और संतोष यादव। कितनी उम्र है उनकी, कहाँ के हैं? उनकी उम्र है 30-32 ही, दोनों भाई का है। उनके पिताजी का नाम? शोभनाथ यादव। अभी आप बता रहे हैं कि पर पाइप के पीछे ये क्या है? पाइप के पीछे आदमी होंगे सर, लेकिन मैं अपने 2 भाई गारंटी लेता हूँ। जो चचा के लड़के हैं उनकी मैं उनकी। तो पाइप कितनी है? 7 पाइप है। एक पाइप के पीछे 2 आदमी होते हैं। तो इस हिसाब से 14 लोग होंगे। हाँ, 14 लोग होंगे और ऑपरेटर होंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे सर। निवासी कहाँ के हैं? एक पाइप पीछे 2 आदमी होते हैं। कहाँ घर है उनका? करमसार। हाँ, हाँ।
जनपद उत्तरकाशी के सड़क विहीन गांव में सड़क पहुंचने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूकेडी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज भी अधिकांश गांव सड़कों से वंचित है। यूकेडी ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर इन गांवों में सड़क निर्माण शुरू नहीं किया गया तो वह गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके आंदोलन करेगी। बहुत दिनों बाद तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ही ये क्षेत्रीय मुद्दों पर मुखर रहा है। जैसे कि मैं खुद यहाँ जिला उत्तरकाशी से मूल में यहाँ पर हूँ, और जिला उत्तरकाशी की जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्याएं यहाँ पर हमारी सड़क की समस्याएं हैं, क्योंकि अगर गांव ग्राम तक सड़क ही अच्छी नहीं होगी तो बाकी समस्याएं यहाँ किस प्रकार से हम सुलझाएंगे। यहाँ पर जिला प्रशासन से ये जो हमारी उपरोक्त सड़क है, पंचाण गांव दिखतोल मोटर मार्ग और मुसड़ गांव प्रथम बैंड से बटवाड़ी पुल तक मोटर मार्ग, इसके लिए 4 साल पहले से ग्रामवासी आंदोलनरत हैं। विभिन्न उन्होंने पत्राचार के माध्यम से जिला प्रशासन को कहें, चाहे सचिवालय में कहें, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें, हर जगह जो है पत्राचार किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी गई, क्योंकि सड़क का अधिकार प्रत्येक ग्रामवासी का अपना मूल अधिकार है। और एक तरफ तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है ग्राम ग्राम सड़क योजना, तो आज रजत जयंती होने के बाद भी 25 साल उत्तराखंड राज्य बने हो गए हैं और यहाँ पर सड़क तक गांव में नहीं पहुँचा पाए हैं, तो कौन से विकास का ये गुणगान करते हैं। 1000 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार पे खर्च किए कि हमने ये किया, हमने वो किया। उनसे पूछते हैं हम कि जब एक गाँव में 5 साल में डीपीआर सैंक्शन होने के बावजूद एक सड़क नहीं जा पा रही है, तो आप कौन से विकास की बात करते हैं। उस गांव में सड़क ना होने की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं और भी विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। और जिला उत्तरकाशी ये तो हमारी पर्यटन नगरी है, हमारी तीर्थ नगरी है, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, कितनी मुश्किलों से उनको जो है यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो क्या सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। 4 धाम की ये बात करते हैं और एक सड़क ये प्रॉपर नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो बाकी विकास की कौन सी ये बात करेंगे। ये आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल जो है जिला उत्तरकाशी की सड़क के लिए, हमारे डुंडा ब्लॉक की जो बटवाड़ी धनारी गांव की ये सड़क है, इसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन यदि जिला प्रशासन तत्काल इस कार्य को शुरू नहीं करवाता है तो 1 महीने बाद नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और मैं ये दोबारा एक चेतावनी देती हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है हमेशा से क्षेत्रीय मुद्दों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों की समस्याओं के लिए जो है मुखर रहा है। और अब दोबारा से अभी राज्य बचाने के लिए जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने एक मशाल अपनी आगे बढ़ाई है। तो मेरा निवेदन है जिला उत्तरकाशी की सम्मानित जनता से कि यदि किसी की कोई भी समस्या हो तो निसंकोच हो उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष से संपर्क करें। आप जैसे भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड का दल एक ऐसा दल रहा जिसने राज्य की फाउंडेशन खोदी और ये राज्य बना, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं राज्य हमने बनाया, ये सब बकवासबाजी है। हम थे वो बनाने वाले, हमने बनवाया और इनके जबड़े से खींच हमने उत्तराखंड राज्य बनाया। आज गांव-गांव में सड़क नहीं किसकी देन है, ये बीजेपी की देन है। बीजेपी को जाना होगा, उत्तराखंड कर्नल को आना होगा। अगर गांव-गांव की जनता इस बात को समझती है और गांव-गांव की जनता इस बात को अपने हृदय में बिठाती है, जब तक उत्तराखंड कर्नल नहीं आएगा, जो इसका जनक है यूकेडी का, जो राज्य का जनक है, तब तक इस राज्य का विकास नहीं हो सकता। देखो प्रधानमंत्री की यहाँ से सीधी बात है कि मेरी सड़क मेरा गांव, ये तो ऑलरेडी वैसे भी जानी चाहिए, लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री को ये चीज़ सब नॉलेज में है। मुझे किरण बहन बता रही थी देहरादून में और रामनगर में कि मुख्यमंत्री के पास जब भी जाती हूँ बोलते अच्छा फलाने गाँव से आइए आप, बोलो भाई किरण जी बोलिए। और आज वो मुख्यमंत्री चुप बैठा हुआ, कायले बैठा हुआ। ऐसे दलालों को, ऐसे खनन माफियाओं को, ऐसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का दुरुपयोग करने वालों को, ऐसे इस राज्य का शोषण करने वालों को इस तरह से भगाओ जो दोबारा कभी नाम ले ले उत्तराखंड का। आज आप देख रहे होंगे, आज जम्मू कश्मीर की घटनाएं देख लीजिए, दिल्ली की घटनाएं देख लीजिए, इनकी इंटेलिजेंस तो इतनी तगड़ी है, खास सिर्फ जो हमारे क्षेत्र थे उनको पीछे लगने के लिए। बताइए आप आज कैसे आतंकवादी घुस गए देश के अंदर। आज नरेंद्र मोदी को सबक सीखना चाहिए और मैं नरेंद्र मोदी का आह्वान करता हूं कि वो यूकेडी में आकर के यूकेडी सदस्य ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूकेडी में उस सदस्यता ले ताकि सीखे कि संघर्ष कैसे किया जाता है। 42 शहादतें इस राज्य के लिए हम लोगों ने दी है और आज परिणाम क्या है? ये राज्य आज पूरे देश में आज सबसे पीछे हो गया है। आज इतने लोग यहाँ आ गए हैं, कौन लोग हैं वो? आज कोई डीएम के नाक के नीचे और पुलिस चौकी के सामने और 200 मीटर में थाना है, वहाँ पे कोई खाने में थूक करके आपको खाना खिला रहा है। कहाँ है यहाँ का प्रशासन सोया हुआ? क्यों यहाँ का प्रशासन मर चुका है? क्यों नहीं जिंदा होता है? क्यों यहाँ पर इतने भारी लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? हम इसके बारे में जानना चाहते हैं साथियों। और साथियों, हम चिल्ला नहीं रही है, ये हमारी आत्मा बुक रही उत्तराखंड की। और हमने इतना संघर्ष किया ना, हम जेलों में रहे। भाई विष्णुपाल जी है हमारे साथ, ये उपाध्याय जी आ रखे हैं, ये किरण जी है, ये दीदी है हमारी। हम जेलों में सड़े हैं और आज सत्ता सुख भोग ये भोग रहे हैं। ये जेठलाल भारती हमारा, ये हमारा यहाँ पर ये बैठा हुआ है, हमारे जीडी, हम जेलों में सड़े हैं और आज हमारे घरों में रात को दिन को पुलिस आर्मी आईटीबीपी पहरे लगे हुए हैं। बताइए क्या कारण है इसका? आतंकवादियों को तो पकड़ते नहीं हो और यूकेडी को समाप्त करने में लगे हो। जय हिंद, जय उत्तराखंड का दल, बीजेपी मुर्दाबाद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। शनिवार दोपहर मसूरी में स्थित गन हिल रोपवे पर बड़ा हादसा होने से बचा। बता दें कि गन हिल रोपवे पर मॉक ड्रिल के दौरान अचानक ट्रॉली हवा में रुक गई, जिससे ट्रॉली में 2 पर्यटक फंस गए और उनमें से एक बेहोश हो गया। राहगीर और पर्यटक इसे असली हादसा समझकर घबरा गए और माल रोड पर भीड़ जाम हो गई। कुछ ही मिनटों में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। हालांकि बाद में पता चला कि यह बिना सूचना की मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य वास्तविक आपदा में टीमों की प्रतिक्रिया और क्षमता का आकलन करना था। रेस्क्यू टीमों ने रस्सों के सहारे ट्रॉली तक पहुंचकर पहले बेहोश पर्यटक को सुरक्षित अस्पताल भेजा और उसके बाद दूसरे पर्यटक को भी नीचे उतारा गया। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि ड्रिल पूरी तरह सफल रही, हालांकि रिस्पांस टाइम में सुधार की आवश्यकता है। इस दौरान रोपवे की तकनीकी स्थिति, स्टाफ की ट्रेनिंग और सिस्टम की तैयारियों का भी प्रशिक्षण किया गया। एसडीआरएफ और आईटीबीपी अधिकारियों ने कहा कि देश में हुए कई रोपवे हादसों में सीख लेते हुए ऐसे अभ्यास जरूरी हैं ताकि संकट की घड़ी में लोगों को भरोसा रहे कि बचाव टीमें हर पल तैयार हैं। जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रैफिक इशू था आज क्योंकि वीकेंड है, तो इसलिए थोड़ा पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगा। तो लगभग हम यहाँ पे 1.25 घंटे में समय से पहुँच गए थे और पहुँचते ही हमें ये सूचना थी कि 2 आदमी ट्रॉली में स्टक हो चुके हैं। तो उनको जो है हमने, फायर भी हमारे साथ में थी और हमने जितना जल्दी हो सका हमने उनको जो है रेस्क्यू किया उसमें से। किस तरीके की कोई परेशानी हुई? क्योंकि मिडिल पे था जहाँ पर विक्टिम फंसे हुए थे, तो थोड़ी दिक्कतें तो हुई होंगी। कोऑर्डिनेट बनाया होगा आप लोगों ने? बिल्कुल, ये दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये हम लोगों का काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें, जिससे हम लोग जो है बहुत थोड़ा सा एक दूसरे का जो है मदद करते हुए, फायर भी हमारे साथ था तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे साथ दिया, तो उसमें हमने बड़े आसानी से जो है उनको जो है ट्रॉली से रेस्क्यू कर लिया था। कितने लोगों की टीम आपकी पहुंची? हमारी 9 आदमियों की टीम थी। तो वैसे जो हमें टाइमली बताया नहीं गया, वो टाइम नहीं दिया गया था हमें, फिर भी जो है हम टाइम से पहुँचे हैं यहाँ पे और उसको पूरा करने की कोशिश की गई और आधा घंटा करीब जो है उसमें समय लगा हमारे को जो है वो पूरा करने में। कितने लोगों की टीम आपकी? हमें 8 लोगों की टीम आई हुई है। सर, किस तरीके से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाए गए? कोऑर्डिनेट आपस में देखा गया, एसडीआरएफ, आप, फायर, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करा आप लोगों? बहुत ज़रूरी कोऑर्डिनेशन होता है सर। जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे आपस में मेल मिलाप करके जो है एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन करें। जो विक्टिम थे उनको किस तरीके से आपने रेस्क्यू किया? उनको जो है पहले जो है हमारे जवान जो है उस पर ट्रॉली पे गए, वहाँ से उनको जो है अपने इक्विपमेंट के साथ में जो है लगा करके उनको सेफली जो है नीचे उतारा गया। जो हमारे भूकंप से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही थी, तो इसी क्रम में हमारी मसूरी में अचानक से जो एक सरप्राइज़ ड्रिल कहा जाता है, सरप्राइज़ ड्रिल के लिए हमें सूचना प्राप्त हुई। इस क्रम में फिर हमने हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट जो सबसे मेन है, फायर, पुलिस,
इसके अलावा जो हमारे जल संस्थान और जो सबसे मेन हमारे बचाने वाले SDRF और ITBP की टीम को सूचित किया। तत्पश्चात वो लोग लगभग 20-25 मिनट में हमारी टीम पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू का कार्य स्टार्ट किया गया, जो लगभग 1.5 घंटे तक चला, क्योंकि इसमें जो काफ़ी कठिन होता है, एक ट्रॉली में बीच में पुलिया में डाल करके जा करके फिर लोगों को नीचे निकाल करके फिर उनको एम्बुलेंस के थ्रू शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारी हुई, तो इसमें समय समय पर किया जाता रहता है। और आज जो हमारी सरप्राइज डिलीवरी, तो इसलिए इसको लेकर मैं कह सकता हूँ कि हमारी तैयारियाँ संतोषजनक थी, किंतु ये मैं मानता हूँ कि टाइम जो है थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था। पहले कौन पहुंचा था? जैसे ये कॉल किया गया, सबसे पहले कौन सी टीम पहुंची है? रास्ते में कोई दिक्कत मिली है क्या? जी बिल्कुल, जैसे सबसे पहले हमारी लोकल फायर की टीम जो है वो सबसे त्वरित, क्योंकि वो मसूरी में बेस्ड है। इसके अलावा हमारी जैसे ITBP की टीम है, वो भी यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर रहती है। और जैसा कि आज शनिवार का दिन है, वीकेंड है, मसूरी में काफ़ी रश है, तो ये प्रॉब्लम जो हमारी फेस की हमने, ये भविष्य में भी आ सकती है जब किसी प्रकार की आपदा हो। तो हमारा एक सजेशन जरूर रहेगा कि हम कोई इनके लिए एक इमरजेंसी रूट बनाने का प्लान कर सकते हैं, ताकि इनके लिए मूवमेंट आसान किया जा सके और जल्दी पहुंच सके टीम हमारी। ट्रॉली में कितने विक्टिम थे जिनको रेस्क्यू किया गया? ट्रॉली में 2 विक्टिम, अभी हमने जो सिनेरियो था उसमें 2 विक्टिम्स थे, उनको रेस्क्यू किया गया। मैंने प्रॉपर तरीके से? जी बिल्कुल, दोनों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें हमारी जो हमारे टीम्स हैं ITBP, SDRF और फायर की, तीनों ट्रेंड हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों में। तो इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, बस ये था कि समय को थोड़ा सा और बेटर, जैसे कि हमने बताया कि वो जाम की वजह से उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। शनिवार सुबह रामनगर के GGIC इंटर कॉलेज में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य को प्रभावी बनाया जा सके। सुबह करीब 10:04 भूकंप आने का सिमुलेशन किया गया। इसके तुरंत बाद बचाव दल घटनास्थल पर रवाना हुआ और राहत बचाव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ड्रिल में सूचना के अनुसार 8 छात्र छात्रा घायल हुए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर रही। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद कुछ को रामनगर CICC और बाकी को PNG महाविद्यालय स्टेजिंग एरिया में भेजा गया। अस्थायी चिकित्सा शिविर में उपचार किया गया और सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मॉडल की गई है, जिसमें हमें DOC से 10:04 पर GIC रामनगर पे अर्थक्वेक आने से वहाँ रूफ कोलैप्स हो गई है। कुछ लोग बच्चे वहाँ पे दबे हुए हैं, इंजरी आई है। इस सूचना पर स्टेजिंग एरिया जो डिग्री कॉलेज रामनगर पे स्थापित किया गया है, वहाँ से सूचना मिलते ही टीम्स को इन्फॉर्म किया गया और 10:09 पे यहाँ से टीम्स डिप्लॉय हुई हैं और 10:15 पे GIC रामनगर पे पहुँची और रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ से स्टार्ट किए गए, जिसमें 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 5 लोग जिनको सिंपल इंजरीज आई हुई थी उनको स्टेजिंग एरिया के रिलीफ कैंप के लिए भेजा गया था और 3 लोगों को CSC रामनगर के लिए रेफरल किया गया था। 12:08 पर यहाँ पर सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हुए। सर कौन कौन सी टीम? रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो हमारे ऑपरेशन सेक्शन चीफ जो है पुलिस के CO रामनगर थे, उनके साथ में IRB जो आउटर कॉर्डन पे तैनात थी, उसके साथ ही जो फायर की टीम थी, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी रेवेन्यू की टीम है और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो लोग थे। रामनगर के बैलपड़ाव चौकी क्षेत्र में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 8:30 बजे 2 युवक बाइक पर सवार होकर गैबुआ से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रामनगर हल्द्वानी मार्ग से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तुरंत रामनगर सरकारी अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने राहगीरों और वाहनों चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। 2 पेशेंट आए थे हमारे पास। एक तो ब्रॉड डेड आए हैं, जिसका नाम राशिद है, उसकी उम्र 25 साल है। एक्सीडेंट का गैबुआ में हुआ था। और एक पेशेंट है सलमान, जिसके उल्टे पैर में चोट है, उसको एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। अभी एक्सरे के बाद जो भी होगा फिर आगे एडमिट करेंगे, जो भी सर्जरी वगैरह होनी है उसकी यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद बिचपुरी गांव में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है।
यहाँ नाबालिग लड़के और हजारों युवा बालूचर और गांजा के व्यापार में शामिल किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के कुछ समृद्ध नागरिकों ने कई बार पंचायत कर इस कारोबार को रोकने की कोशिश की, लेकिन माफियाओं के कथित बड़े नेताओं और अधिकारियों के कनेक्शन होने के कारण यह बंद नहीं हो पा रहा है। थाना जगदीशपुरा और चौकी बिजपुरी के अंतर्गत यह अवैध व्यापार दिन दहाड़े जारी है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नशाखोरी का प्रभाव सीधे नाबालिगों और युवाओं पर पड़ रहा है, जो भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा राम कुमार नाम है। मेरा बेटा भी अरुण उसमें भी घायल हुआ है। क्या घटना हुई है? घटना तो ये उनके आने के बाद पता लगेगी। अभी 19 लोग वहाँ हॉस्पिटल में हैं सारे। अभी जांच हो रही है, उसके बाद आएंगे, उसके बाद घटना की सारी कहानी पता लगेगी। क्या नाम है? उनका विनय कुमार, ये पड़ोस में बगल में। हाँ, वो इतना लड़का सीधा है, समझ लो। वो किसी लड़ता ना झगड़ा। संजय पैलेस में जॉब करते थे। किसी कंपनी में करता था, ये कंफर्म नहीं है। फाइनेंस कंपनी जी। कितने लोग घायल हुए? ये अभी 19 लोग तो हॉस्पिटल में, हमें 5-6 लोग ये घर पे वापस आ गए। किस बात को लेकर? अभी विवाद तो ये उनको आने के बाद पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने मारपीट ऐसी करी है कि कम से कम लोगों की चेन अंगूठी जो लोग पहन के गए थे शादी में, उनकी सारी छीन के ले गए। शादी तो हो गई, दूल्हा और दुल्हन वो नोएडा चले गए। आपको मालूम है नोएडा गए? हाँ। किसने बताया आपको? ये पक्का पता है, नोएडा गए। गलत मेरा नाम गुड्डू यादव। मामला यहाँ से आगरा सीतानगर से जो है अलीगढ़ अतरौली बारात गई हुई थी लक्ष्मी फार्म हाउस। वहाँ पे अचानक लड़की पक्ष के लोगों ने आकर अकस्मात बारातियों पर हमला किया, जिनमें करीबन 17 से 18 लोग घायल हैं और एक लड़के की मौत हो चुकी है, जिसका नाम विनय चौधरी है। वो फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था, संजय पैलेस में। ये कंफर्म नहीं हो पाया किस बात को लेकर मारपीट हुई है। हम लोग तो जाके बस में बैठ गए थे। हाँ, मौके पर मैं बस में आ गया था। दूल्हा का अभी पता नहीं है, दूल्हे का फोन भी नहीं लग रहा है। दूल्हे को क्या रखा है, क्या है, कुछ पता नहीं है। दूल्हे का बड़ा भाई है, उसको पुष्पांजलि रेफर कर दिया गया है। उसके भी सिर में चोट है काफी गंभीर। ये दूल्हे के ताऊ का लड़का है। दुल्हन के परिवार वालों ने की है। लखनऊ निवासी मनु श्रीवास्तव ने कैंसर से जूझ रहे अपने 21 वर्षीय बेटे अंश श्रीवास्तव के इलाज के लिए भारत सरकार व रूस सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उनके बेटे को रूस में विकसित हो रही कैंसर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल किया जाए। इस संबंध में उन्हें रूस संघ सरकार की एक आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है। मनु श्रीवास्तव ने बताया, मेरे बेटे को 4थे स्तर का कैंसर था। जब मुझे ये पता चला कि रूस में एक वैक्सीन बनाई गई है जो कैंसर के इलाज में कारगर साबित हो रही है, जिसके संबंध में मैंने भारत सरकार और रूस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। वहां से जवाब मिला है कि मेरा अनुरोध विचाराधीन है। उनसे ये गुजारिश की गई थी कि चूंकि मैंने यहाँ मेरे बेटे को कैंसर 4th स्टेज था, यहाँ पे मैंने मेदांता में इसका इलाज भी चल रहा है। मैं टाटा में भी हो आया हूँ और भी 1-2 जगह हॉस्पिटलों में ट्राई कर चुका हूँ। तो ये था, डॉक्टर रिस्पांस पूरी तरीके से नहीं दे रहे थे। ये हो रहा था कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं थी। तो जब मुझे ये पता चला कि रसिया में एक वैक्सीन बनी हुई है जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सब जगह लेटर भेजा और रसियन गवर्नमेंट को भी भेजा था। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि मेरी रिक्वेस्ट विचाराधीन है और रशिया गवर्नमेंट उसको अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में आगे प्रोसेस के लिए भेजा हुआ है। भारत सरकार से को भी आपने लिखा था, भारत सरकार से क्या कुछ वहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट आई? हाँ, भारत सरकार को भी लिखा था, वहाँ से भी पत्र आया था। वहाँ पे ये लिखा गया था कि अभी जो वैक्सीन रसिया में
बनी हुई है वो केवल रशियन के लिए ही अभी उस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ट्रायल हो रहा है उस वैक्सीन का वो वहीं के लोग हो रहे हैं। तो ये अभी हम लोग और उसके अलावा किसी भी कंट्री को अभी ये अप्रूवल नहीं मिला है कि वो ट्रायल करे। जिस तरीके से बेटे को लेकर के लगातार आस में कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, आप जगह जगह दौड़ रहे हैं, अब एकाएक जो है रशिया से भी संपर्क आप करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको वहां से रिस्पांस भी मिला है, तो क्या लगता है अब कि जिस तरीके से बेटा जो है बीमारी से ग्रसित है, एक नई जीवनदान उसको मिल सकता? हाँ, ये हम खुद ही चाहते हैं भाई, मेरा बेटा है वो जितनी जल्दी अच्छा हो जाए, वो बच जाए, इसी के लिए मैं वैक्सीन के लिए मैं चारों तरफ दौड़ रहा हूँ। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आप लगातार जो है दौड़ रहे थे, क्या कुछ यहाँ के डॉक्टरों ने भी वहाँ की सलाह दी? नहीं, डॉक्टरों ने सलाह इसलिए नहीं दी क्योंकि अभी वैक्सीन का ट्रायल आउट ऑफ रशिया नहीं हो रहा था, वो केवल अभी रशिया में ही उसके ट्रायल हो रहे थे। तो यहाँ के भी डॉक्टर से जो कंसल्ट किया था मैंने, तो उन्होंने यही कहा कि अभी इसका जो ट्रायल हो रहा है वो इंडिया में नहीं हो पा रहा, इंडिया में आने में भी इस वैक्सीन को टाइम लग जाएगा। रामनगर के पुछरी गांव में बीते दिनों हुई 65 वर्षीय सलीम अली की हत्या का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे कोई बाहरी नहीं बल्कि उनके दोनों बेटे नईम और नाजिम थे। आरोप है कि दोनों ने जमीन पर कब्जे को लेकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सलीम अली अपने परिवार से अलग पुछड़ी में झोपड़ी में रहते थे, जबकि उनका परिवार यूपी के मुरादाबाद जिले में था। पहले परिजन किसी अज्ञात व्यक्ति पर शक कर रहे थे और यह भी माना जा रहा था कि हत्या पैसे की वजह से हुई है। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ और दोनों बेटे को यूपी से गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सबूत पेश करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अर्ली मॉर्निंग रामनगर थाना पुलिस को सूचना मिलती है, लगभग एक 60 साल का व्यक्ति है सलीम, वो मृत अवस्था में पाया गया है करके। सर पे चोट का निशान था, तो इससे जो है हत्या का आशंका जताई गई थी। तुरंत कोतवाली रामनगर का समस्त टीम पतारशी और खोजबीन में लग गई। तो प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक दुरुस्त नमूना है कि 24 घंटे के भीतर संपूर्ण ये मौत का जो रहस्य है खुल गया है और उसकी मौत का जो रहस्य का गुत्थी सुलझ गया है। तो ये निकला हत्या का प्रकरण है। तो सलीम जो 60 साल का है, उसका 2 शादियाँ थी। तो पहली शादी से जो बेटा था वो 2 बेटे थे, नाजिम और नईम। इन्होंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है। एक लकड़ी का बंटा जिससे हत्या करी गई थी उसको भी थाना रामनगर पुलिस ने बरामद किया है। इस तरह जो है मात्र 24 घंटे से भी कम समय में थाना रामनगर की पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग से तो हत्या का केस को सुलझा दिया गया है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। झारखंड ऊर्जा, साहस और अपार संभावनाओं की धरती, और इन्हीं संभावनाओं को नई उड़ान दे रहा है एनएमएल पकरी बरवाड़ी परियोजना। यहाँ सिर्फ कोयला नहीं निकाला जाता, यहाँ निकलती है शिक्षा की रोशनी। आईआईटी, जेई और नीट की मुफ्त कोचिंग के साथ युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, गांव के लिए विकास और समुदाय के लिए निरंतर सहयोग। यही है हमारी पहचान। एनएमएल पकरी बरवाड़ी कोयला खनन परियोजना, बड़कागांव, हजारीबाग की ओर से आप सभी को झारखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड, गौरव भी, शक्ति भी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ
सकर्णिका। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।